नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी है दास्ताने विरासत। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हमेशा हम ऐसी ही यूनिक एंड सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहते हैं। तो कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए तो हेडफोन लगाई और कमरे की लाइट्स बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। और हाँ, मैंने हाल ही में एक सस्पेंस और हॉरर से भरी कहानी खौफनाक डर, जो इसी कहानी का सीजन 1 है, उसे एक्सप्लेन किया है। अगर आपने इसे मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज़रूर देखें। तो आइए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी, जो सच में बड़ी ही ज़बरदस्त है, जिसमें इमोशंस, डर और सस्पेंस है, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। ट्रस्ट मी, सस्पेंस खतरनाक है, जो आपको हिलाकर रख देगा। क्लासरूम में प्रोफेसर को न पाकर सभी शोर मचाने लगे। आदर्श, सलोनी और गौरव को अपने वीकेंड पार्टी के लिए प्रोग्राम बनाने का समय मिल गया। गौतम अपनी जगह पर चुपचाप बैठा था। तभी क्लास में एक लड़की आई। सबको लगा कि ये कोई प्रोफेसर होगी, सो सभी चुप हो गए। लेकिन वो लड़की, जिसका नाम तन्वी था, नई स्टूडेंट थी। वह क्लास में अपनी जगह ढूंढने लगी और गौतम के पास खाली जगह देखकर वहां जाकर बैठ गई। तन्वी बहुत सुंदर थी। उसके काले लंबे बाल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। सब बार बार उसे ही देख रहे थे। क्लास खत्म हुआ। लंच ब्रेक होने पर आदर्श, गौरव और सलोनी कॉलेज कैंटीन की ओर जाने लगे। तू नहीं आ रहा क्या हमारे साथ? सलोनी ने गौतम को तन्वी से बात करते हुए देखकर पूछा। हाँ, आता हूँ, कहकर गौतम जाने लगा। फिर कुछ सोचकर तन्वी से कहा, तुम भी चलो हमारे साथ कैंटीन। तन्वी ने कुछ नहीं कहा और उनके साथ चली गई। गौतम, आदर्श, सलोनी और गौरव चारों पक्के दोस्त थे। कॉलेज में ये चारों हमेशा साथ ही देखे जाते थे और अब तन्वी भी इनके ग्रुप में शामिल हो गई थी। तन्वी बहुत कम बोलती थी। सब उसे चिढ़ाते भी रहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन गौरव का हाथ लगने से तन्वी का बैग टेबल से गिर गया और सारा सामान बिखर गया। तन्वी को सॉरी कहते हुए गौरव उसका सामान उठाने लगा। ओह, तो तुम्हें किताबें पढ़ने का शौक है? वैसे ये कौन सी किताब है तन्वी? कहते हुए गौरव तन्वी के बैग से गिरी किताब उलट पलट कर देखने लगा। तुमसे मतलब? कहते हुए तन्वी ने गुस्से में वो किताब गौरव के हाथों से छीन ली और बैग में रख दी। अरे, गुस्सा क्यों हो रही हो? वैसे इतनी पुरानी किताब तुझे कहाँ मिली? नाम भी कितना अजीब है, दास्ताने विरासत। कभी सुना भी नहीं। गौरव ने तन्वी को देखते हुए पूछा। कॉलेज के लाइब्रेरी से मिली है, तन्वी ने अनमने ढंग से जवाब दिया। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो भी, देखो आदर्श ने क्या प्लान बनाया है वीकेंड का। तभी सलोनी आ गई और उन दोनों से बोली। आदर्श के पिता का फार्म हाउस था, शहर से थोड़ी दूर। वहीं वीकेंड पर जाने का प्रोग्राम तय हुआ। सब बहुत खुश हो गए। किताब के कारण नाराज तन्वी के चेहरे पर भी खुशी तैर गई। अगले दिन जब सभी कॉलेज में मिले तो यह तय हुआ कि कल शनिवार के दिन गौरव अपनी गाड़ी से सबको पिक करेगा और सब एक ही गाड़ी में फार्म हाउस जाएंगे। सब बहुत उत्साहित थे। छुट्टी के बाद एक दूसरे को टाटा बाय बाय करने के बाद सब अपने अपने घर की ओर जाने लगे। गौरव को लाइब्रेरी, पुस्तकालय का कुछ काम था, सो वह उधर चला गया। काम खत्म होने के बाद जब गौरव वहां से जाने लगा तो उसने सोचा कि तन्वी के पास जो किताब थी, क्यों ना वह भी लाइब्रेरी से लेता चले और पढ़कर देखे। लेकिन गौरव को ऐसी कोई किताब मिली ही नहीं। उसने पुस्तकालय प्रभारी से उस किताब के बारे में पूछा, लेकिन प्रभारी ने गौरव को यह कहकर मना कर दिया कि वह किस जमाने की बात कर रहा है। यहां तक कि प्रभारी ने भी इस नाम की किताब के बारे में कभी सुना ही नहीं। गौरव वहां से जाने लगा। उसे वीकेंड की तैयारी भी करनी थी। जाते जाते वह सोच रहा था कि कल जब मिलेंगे तभी तन्वी से ही मांग लेगा वह किताब। अगले दिन सब बहुत उत्साहित थे, और हों भी क्यों ना, बहुत दिनों बाद कॉलेज से छुट्टी जो मिली थी।
सभी को कार में पिक करने की जिम्मेदारी गौरव की थी, सो वह कार लेकर जा रहा था। शाम का समय था। ड्राइव करते करते गौरव उन दिनों को याद करने लगा जब वह पहली बार अपने दोस्तों से कॉलेज में मिला था। एडमिशन रूम के बाहर गौरव की मुलाकात आदर्श से हुई थी और तब से दोनों साथ ही बैठते थे क्लास में। कुछ दिनों के बाद गौतम और सलोनी ने भी उन लोगों को ज्वाइन किया। इन चारों की बहुत पटती थी आपस में। एक दिन तो सलोनी ने कहा भी, पूरे कॉलेज में हम चारों फेमस हो रहे हैं, अपनी दोस्ती बहुत पुरानी लगती है। ये सब बातें सोच सोच कर गौरव मन ही मन मुस्कुराने लगा। तभी उसे तन्वी का ख्याल आया, जो कुछ ही दिनों पहले कॉलेज में आई थी। तन्वी ज़्यादातर चुप ही रहती थी और अगर उसे बात करते देखा भी जाता तो वो केवल गौतम के साथ बात करती, वरना तो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देती। अचानक गौरव ने ब्रेक लगाई क्योंकि सामने आदर्श खड़ा था। क्या यार, मुझे ठोकने का इरादा था तेरा? कहाँ खोया हुआ था? आदर्श ने कार में बैठते हुए गौरव से पूछा। कुछ नहीं, बस कॉलेज के पुराने दिनों की याद आ गई, गौरव ने जवाब दिया। थोड़ी दूर पर गौतम और सलोनी भी खड़े थे, सो उसे भी गौरव ने पिक किया। किसी को याद है तन्वी ने अपने घर का क्या पता दिया था? गौरव ने ड्राइव करते हुए पूछा। वो आगे वाली मोड़ पर खड़ी रहेगी, बस इतना ही कहा था, सलोनी ने सबको बताया। बस थोड़ी ही दूरी पर मोड़ के पास तन्वी खड़ी मिली। उसे भी कार में जगह मिल गई। आदर्श के पापा का फार्म हाउस शहर से 10 किलोमीटर दूर था। थोड़ा लंबा सफ़र था, सो गौरव ने गाना लगा दिया, लेकिन तन्वी को लाउड म्यूज़िक पसंद नहीं था, इसलिए उसने बंद करवा दिया। कार अब शहर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। मौसम अचानक बदलने लगा, तेज़ हवाएं चलने लगीं। तभी कार रुक रुक जा रही थी और फिर बंद ही हो गई। चारों तरफ अंधेरा भी घिर आया था। क्या यार, कार को भी अभी खराब होना था? आदर्श ने झल्लाते हुए कहा। पता नहीं, जब घर से निकला था तब तक तो ठीक था, गौरव ने कहा। कोई बात नहीं, चल बाहर निकल कर देखते हैं, गौतम ने सुझाया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, देख ना, मौसम भी ठीक नहीं है, सलोनी ने घबराते हुए कहा। क्या सलोनी, तू भी खुद भी डर रही है और हमें भी डरा रही है? कुछ नहीं होगा, आजा बाहर, आदर्श ने सलोनी से कहा। अरे ये क्या गौरव, तेरे कार का टायर तो पंक्चर है, अब हम क्या करें? गौतम ने परेशान होते हुए कहा। गाइज, अब क्या करें? इस समय मैकेनिक कहाँ मिलेगा? फार्म हाउस भी दूर है, गौरव ने इधर उधर देखते हुए कहा। अचानक तेज बारिश होने लगी। सब जल्दी इधर आओ, देखो वहां कोई महल दिख रहा है, कहती हुई तन्वी उस ओर भागी। अरे हाँ यार, देख उधर एक पैलेस है, पर इससे पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, गौरव हैरान होते हुए बोला। अबे भाग यार, नहीं तो बारिश में भीग जाएंगे, आदर्श ने गौरव का हाथ खींचते हुए कहा। सब जल्दी से उस महल की ओर भागे जिसके बारे में तन्वी ने कहा था। बच गए। अगर ये महल तन्वी को नहीं दिखा होता तो हम आज बुरी तरह भीग गए होते, गौतम ने तन्वी की ओर देखते हुए कहा। अब क्या, हम पूरी रात यहीं खड़े रहेंगे? सलोनी ने पूछा। अबे देख यार, कितनी पुरानी हवेली है, अंदर चले क्या? मजा आएगा, गौतम ने महल को निहारते हुए उत्सुकता से पूछा। तो क्या हम फार्म हाउस नहीं जाएंगे? सलोनी ने पूछा। इतनी बारिश में तुझे फार्म हाउस की पड़ी है? शायद तू भूल रही है हमारी गाड़ी के टायर पंक्चर हैं। जाएंगे, पर जब तक बारिश नहीं रुक जाती तब तक तो हवेली में ही रुकना पड़ेगा, गौतम ने समझाते हुए कहा। तन्वी ने भी गौतम के साथ मिलकर सबको उस हवेली में रुकने के लिए मना लिया और फिर तन्वी उस हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ चली और बाकी के चारों लोग उसके पीछे चल रहे थे। एक तो तूफानी बारिश और ऊपर से कार का टायर भी पंक्चर हो गया था, इसलिए सभी ने हवेली में ही रात गुजारने का मन बनाया ताकि सुबह जब मौसम साफ हो तब मैकेनिक को बुलाकर कार ठीक करवाई जा सके। हालांकि सलोनी को डर लग रहा था, लेकिन तन्वी के कहने पर सब मान गए। आदर्श और गौरव हवेली की बनावट और नक्काशी देखकर दंग थे। गौतम को भी मन ही मन हवेली को लेकर एक खिंचाव महसूस हो रहा था। तन्वी को जैसे ही हवेली का मुख्य दरवाज़ा दिखा, उसने सभी को आवाज़ दी। सब उसके पास आ गए। ताज्जुब की बात थी कि हवेली पर कोई ताला नहीं लगा था। तन्वी ने दरवाज़ा खोला और सब हवेली के अंदर आ गए। हवेली के अंदर की विशालता में सब इतने खो गए कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि उनके आने के बाद मुख्य दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया, मानो जैसे वह हवेली भी उन्हीं का इंतज़ार कर रही हो।
कोई है? प्लीज़ हमारी मदद करो, गौरव ने कहा। हवेली बहुत बड़ी थी, इसलिए थोड़ी सी भी आवाज़ होती तो पूरी हवेली गूंजने लगती थी। अरे वाह यार, यहाँ के लोगों को पता था क्या जो हम लोग आने वाले हैं? आदर्श ने हैरान होते हुए कहा। क्या बकवास कर रहा है? लोगों की छोड़, मैंने तो ये हवेली भी इस रोड पर पहली बार देखी है, गौरव ने कहा। तुम लोग शोर मचाना बंद करो, तन्वी ने गौरव और आदर्श को चुप होने का इशारा करते हुए कहा। तभी सलोनी ने दीवार पर कुछ तस्वीरें टंगी हुई देखी और वह उस ओर चली गई। अगर हम इसी तरह घूमते रहे तो हवेली में ही खो जाएंगे। हमें सिर्फ रात बितानी है, इसलिए एक कमरा खोजते हैं और हम सब साथ ही रहते हैं। सुबह जैसे ही मौसम साफ होगा हम लोग चले जाएंगे, गौतम ने कहा। अरे सलोनी, तुम इतने गौर से इन तस्वीरों में क्या देख रही हो? तन्वी ने सलोनी के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा तो सलोनी चौंक गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तस्वीरें और इनमें बने लोगों को मैं जानती हूँ? तुम्हें ऐसा नहीं लगता? सलोनी ने तन्वी की ओर देखते हुए कहा। वो सब छोड़, अंदर आने से पहले मुझे तो लगा था कि पता नहीं ये हवेली कब से बंद पड़ी है। कितनी गंदगी होगी और मकड़ी के जाले होंगे जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, लेकिन यहाँ तो ठीक ठाक सफाई है। गौरव ने मेज पर रखे फूलदान को छूते हुए कहा। हाँ यार, यहाँ कोई रहता है क्या? आदर्श ने गौरव की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। यहाँ कोई नहीं रहता, फिलहाल हम पांचों ही हैं, तन्वी ने कहा। ये तुझे कैसे पता? सलोनी ने तन्वी को टोका। वो इसीलिए कि अगर यहाँ कोई रह रहा होता तो अभी तक हमारी आवाज़ सुनकर आ जाता और हमें हवेली से बाहर निकाल चुका होता, तन्वी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। हे गाइस, चलो ऊपर चलते हैं, हो ना हो कमरा ज़रूर उधर ही होगा। ऊपर की तरफ जाने वाली सीढ़ी पर चढ़ते हुए गौतम ने अपने दोस्तों को उस ओर बुलाया। सब लोग सीढ़ी की ओर जाने लगे। सलोनी पलटकर एक बार फिर तस्वीर की ओर देखने लगी। उसे अब भी लग रहा था कि जैसे वह जानती है उन सबको। ऊपर जाकर दाईं ओर 2 कमरे थे, जिसमें से एक पर ताला था और उसके बगल वाले कमरे पर ताला नहीं था, सो सब लोग उस दूसरे कमरे में चले गए। यार, कितना अंधेरा है यहाँ, कोई तो मोबाइल से लाइट जलाओ, गौरव ने कहा। गौरव के इतना कहते ही सबने अपना फ़ोन चेक किया, लेकिन ये क्या, किसी का फ़ोन उसके पास नहीं था। सबके मोबाइल तो कार में ही छूट गए थे और किसी को ध्यान ही नहीं रहा। अरे तन्वी, तेरा बैग तो तेरे पास ही है, चेक कर, उसमें तेरा फ़ोन तो होगा ही, आदर्श ने याद दिलाया। मैं फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती, तन्वी ने 2 टूक जवाब दिया और कमरे के अंदर चली गई। तन्वी के इतना कहते ही सब उस पर हंस पड़े, लेकिन गौतम ने कहा, छोड़ ना, इसमें हंसने वाली क्या बात है, उसे फ़ोन रखना पसंद नहीं होगा। ओके, पर अब क्या करें? हाँ, अगर कैंडल मिल जाती तो डर भी नहीं लगता और हम हवेली अच्छे से देख सकते। मिलेगी ना? कमरे के बाहर थोड़ी दूरी पर रखी बाईं ओर के टेबल पर तन्वी ने तुरंत जवाब दिया। पर तुझे कैसे पता? सलोनी ने प्रश्न किया। जब ऊपर आ रही थी तब देखा था, तन्वी ने बस इतना ही कहा। गौरव और आदर्श वहीं से मोमबत्ती लेकर आए जहां तन्वी ने बताया था, और माचिस भी वहीं रखी थी। थोड़ी देर बाद कमरे में उजाला हुआ तो सबका डर भी कुछ कम हुआ। सब एक ही कमरे में बैठे थे। बाहर बारिश इतनी तेज थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सबको भूख भी लग रही थी, लेकिन खाने पीने का सारा सामान जल्दीबाजी में कार में ही छूट गया और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी वहां तक जाने की। दोस्तों, अब रात भर क्या करें? क्या बिगाड़ा था हमने किसी का? कहाँ तो हम फार्म हाउस में छुट्टी बिताने वाले थे और अब ये मुसीबत, सलोनी ने झल्लाते हुए कहा। पता नहीं ये बारिश रुकेगी भी या नहीं। कौन जाने ये रात और ये मौसम क्या कहना चाह रहे हैं। तन्वी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मेरे पास एक आइडिया है। तन्वी, तू अगर बुरा ना माने तो तेरे पास जो किताब है उसमें लिखी कहानी हम सबको सुना। समय भी कट जाएगा और बोर भी नहीं होंगे, और वैसे भी मुझे लाइब्रेरी में वो किताब मिली नहीं, तो तू ही पढ़ के सुना दे, गौरव ने तन्वी को मनाते हुए कहा। कौन सी किताब? तन्वी, तुमने कभी बताया नहीं, ऐसा क्या है उस कहानी में, हमें भी सुनाओ, गौतम ने तन्वी से पूछा। हाँ, वो मेरे पास एक पुरानी किताब है, गौरव उसी की बात कर रहा है। ठीक है, मैं उसमें लिखी कहानी सुनाती हूँ। गौतम को ना नहीं कहना चाहती थी तन्वी, इसलिए वो कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाती है और अपने बैग से उस किताब को निकाल लेती है
जिसका नाम था दास्तान विरासत। तन्वी उस किताब को बहुत गौर से देखते हुए उस पर हाथ फेरती है और कहानी सुनाने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जिनका नाम राघवेंद्र था। मालविका नाम की एक साधारण कन्या से राजा का विवाह हुआ। यथा नाम तथा गुण। मालविका साधारण परिवार की होते हुए भी बहुत सुंदर और गुणी महिला थी। राजा और रानी दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन कहते हैं ना कि होनी को कोई टाल नहीं सकता, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, राघवेंद्र और मालविका एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनका साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। विवाह के 2 वर्षों बाद मालविका ने एक कन्या को जन्म दिया और चल बसी। राघवेंद्र घंटों तक मालविका के गम में उसके कमरे में बैठे रहते। उस कमरे में किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। राजा ने जब अपनी बेटी को गोद में लिया तो उन्हें लगा ही नहीं कि उन्होंने अपनी रानी को खो दिया है, क्योंकि वह बच्ची बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। उसके नैन नक्श बिल्कुल मालविका जैसे ही थे, इसलिए राजा प्यार से उसे माला कहकर बुलाते थे। राघवेंद्र एक पल के लिए भी अपनी बेटी माला को अपनी आंखों से दूर नहीं जाने देते। छोटे बच्चे को संभालना कोई आसान काम थोड़े ही था, और ऊपर से मालविका के गम में राघवेंद्र राजकाज पर ध्यान भी नहीं दे पाते थे। इसलिए घर के बुजुर्गों ने दूजा ब्याह का रास्ता सुझाया। पहले तो राघवेंद्र ने यह कहकर बात टाल दी कि मालविका की जगह वो किसी और को नहीं दे सकते, लेकिन सवाल बच्ची के पालन पोषण का था। सो बहुत मनाने के बाद राजा तैयार हुए, लेकिन उनकी शर्त थी कि होने वाली रानी साधारण परिवार की ही हो। ऐसा ही किया गया। तुलिका बिल्कुल साधारण परिवार की कन्या थी, जो देखने में मालविका जितनी सुंदर तो नहीं, लेकिन सूरत और सीरत दोनों से अच्छी थी। जल्द ही तुलिका ने उस परिवार और उस बच्ची को अपना बना लिया। राजा भी मालविका के गम से बाहर आने लगे। कुछ वर्षों बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। घर में सब और खुशियां ही खुशियां थीं। राघवेंद्र को अब किसी बात की चिंता नहीं थी। जब वह अपने तीनों बच्चों माला, सूरज और विक्रम को साथ में खेलते हुए देखते तो फूले नहीं समाते। समय बीत रहा था। साथ खेलने वाले बच्चे अब युवा हो रहे थे, और शायद बचपन का भोलापन और मासूमियत भी कुछ अलग ही रंग दिखाने वाला था। राघवेंद्र ने अपनी बेटी माला के लिए प्रताप को चुना। माला और प्रताप के विवाह के दिन राघवेंद्र का मन अधीर हो रहा था, सो वह थोड़ी देर के लिए मालविका के कमरे में जाना चाहते थे। जब वह उस कमरे में गए तो देखा कि माला अपनी माँ के कपड़े और जेवर पहनकर आईने के सामने खड़ी थी। उस पल वह अपने आप को रोक नहीं पाए और भाव विभोर हो गए। उन्होंने माला को गले से लगा लिया। माला का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। घर में चारों ओर खुशियों का माहौल था। कुछ दिनों बाद राघवेंद्र और तुलिका किसी रिश्तेदार के घर जा रहे थे तो उनकी गाड़ी रास्ते में बिगड़ गई और गहरी खाई में जा गिरी। दुर्भाग्यवश उन सबको बचाया न जा सका। जैसे ही राजा और रानी के मरने का समाचार मिला, महल में अंधेरा छा गया और जन्म लिया सौतेलेपन के व्यवहार ने। माला को यह देखकर हैरानी हो रही थी कि साथ पले बड़े भाई उसके साथ ये कैसा व्यवहार कर रहे थे। और एक दिन तो गजब ही हो गया जब सूरज और विक्रम को यह पता चला कि राघवेंद्र ने अपनी वसीयत के 3 हिस्से किए थे, जो माला, सूरज और विक्रम में बराबर बंटेंगे, और वह महल जिसमें सभी रह रहे हैं वह माला के नाम था। फिर क्या था, सबके सामने तो सूरज और विक्रम अच्छे बने रहते, लेकिन पीठ पीछे माला और प्रताप को रास्ते से हटाने के तरीके खोजते रहते। इतना कहते ही तन्वी ने गहरी सांस छोड़ी और चुप हो गई। अरे रुक क्यों गई? आगे क्या हुआ? गौतम ने उत्सुकता दिखाई। आगे क्या? दोनों भाइयों ने माला और प्रताप को मार डाला होगा। और क्या? गौरव ने जवाब दिया। तुम्हें कैसे पता? तन्वी ने प्रश्न भरी नजरों से गौरव को देखते हुए पूछा। अरे इसमें क्या, दौलत चाहिए तो करना ही पड़ेगा। आदर्श ने गौरव की बात को सही बताते हुए कहा। इन दोनों को छोड़ो, आगे क्या हुआ वो बताओ, सलोनी ने तन्वी से कहा। तन्वी ने आगे कहना शुरू किया। एक दिन सूरज और विक्रम ने प्रताप को अपनी बातों के जाल में फंसाया और बाहर घुमाने के बहाने घर से बाहर ले गए। इस काम में दोनों भाइयों ने एक दासी को लालच देकर अपने साथ मिला लिया। सूरज और विक्रम ने बहुत ही क्रूरता से प्रताप की हत्या कर दी और दासी से कहा कि जब वो दोनों भाई रात को घर में चुपके से आएं तो दरवाज़ा खोलकर रखें। रात होने को आई थी और मौसम भी बहुत खराब था। आज के जैसी बारिश उस दिन भी हो रही थी।
माला को प्रताप की बहुत चिंता हो रही थी। उस बेचारी को क्या पता था कि जिसके आने की वह राह देख रही है वो तो कब का उसे अकेली और असहाय छोड़कर इस दुनिया से जा चुका था। माला ने दासी को निर्देश दिया कि जैसे ही प्रताप आए तो उसे जगा दे, तब तक वो अपने कमरे में जाकर आराम कर रही है। दासी ने माला की बात सुनकर बस सिर हिला दिया। रात को जब सूरज और विक्रम आए तो दासी ने चुपके से दरवाज़ा खोल दिया। दोनों भाई दौलत के लिए आज किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, फिर चाहे उनके रास्ते में उनकी बहन ही क्यों ना हो। इतना कहते कहते तन्वी फिर रुक गई और उसकी नज़र दीवार को एकटक निहारने लगी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे जिसे किसी ने नहीं देखा। किताब में लिखी कहानी सुनाते सुनाते तन्वी रुक जाती है, जिसे देखकर सब उसे फिर से टोकते हैं, क्योंकि सबको ये जानने की उत्सुकता है कि सौतेलेपन के कारण सूरज और विक्रम ने माला के साथ क्या किया। तन्वी ने गहरी सांस ली और कहानी को आगे बढ़ाया। सूरज और विक्रम ने दासी से जैसा करने को कहा था उसने वैसा ही किया। जब दोनों भाई दबे पांव घर में आए तो माला के कमरे की ओर बढ़े। बिना कोई आवाज़ किए उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि माला सो रही थी, और फिर उन दोनों ने सोती हुई माला के कमरे में आग लगा दी, जिसे बाद में वो दोनों भाई अचानक हुए हादसे का नाम दे सकें। माला चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया, और इस तरह सूरज और विक्रम ने अपने मकसद को अंजाम दिया। और जिस महल में कभी प्यार और खुशियाँ रहती थीं, वहाँ अब लालच ने अपने पैर पसार लिए थे। कहते हैं कि इस तरह मरने वालों की आत्माएं अपने दुश्मनों का पता लगाती हैं और उनसे अपना बदला लेकर रहती हैं। इतना कहते ही तन्वी हिचक हिचक कर रोने लगी। गौतम ने उठकर उसे चुप कराना चाहा, लेकिन तन्वी ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। मैं देखता हूँ, कहीं पानी मिल जाए तो सबके लिए लेकर आता हूँ। पानी पीने के बाद तन्वी को शायद अच्छा लगे। इतना कहकर गौतम वहाँ से चला जाता है। पता नहीं हम लोग कब यहाँ से निकलेंगे। बारिश रुकी या नहीं, मैं खिड़की से देख कर आती हूँ। सलोनी ने इतना कहा और उठकर बालकोनी में बने खिड़की की ओर चली गई। तभी अचानक तन्वी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान कुछ अलग ही लग रही थी। उसे इस तरह देखकर गौरव ने पूछा, क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गई, सूरज और विक्रम, कि मैं तन्वी नहीं माला हूँ और तुमसे अपना बदला लेने आई हूँ। याद करो, ये वही हवेली है जहाँ तुम दोनों ने मुझे जलाकर मार डाला था। मुझसे मेरे प्रताप को छीन लिया और अब इस गलती की सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। तन्वी ने गरजते हुए आवाज़ में गौरव और आदर्श से कहा और फिर जलती हुई मोमबत्ती से उस कमरे में आग लगा दी। सूरज और विक्रम, जो इस जन्म में गौरव और आदर्श थे, उन्हें तन्वी उर्फ माला ने उनके किए की सज़ा दे दी। तभी चिल्लाने की आवाज़ और आग की लपटों को देखकर सलोनी भागी भागी आई और सबका नाम लेकर पुकारने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सलोनी रोने लगी और आसपास देखने लगी। तभी उसकी नज़र बगल वाले कमरे के दरवाजे पर गई, जिस पर पहले ताला लगा था, लेकिन अभी वह दरवाज़ा खुला था और कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। सलोनी उत्सुकतावश उस कमरे की ओर बढ़ गई जहाँ से रोशनी आ रही थी। उसने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कमरे की अलमारी खुली थी और आईने के सामने एक औरत दुल्हन के कपड़ों में सज धज कर खड़ी थी। कौन हो तुम? सलोनी ने डरते हुए पूछा। आवाज़ सुनकर वो औरत जब पीछे मुड़ी तो उसका चेहरा देखकर सलोनी दंग रह गई। तन्वी तुम? सलोनी ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। मैं तन्वी नहीं, माला हूँ। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। तन्वी उर्फ माला ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम क्या बोल रही हो? कुछ देर पहले तक तो तुम ठीक थी, अचानक ये तुम्हें क्या हो गया है? और वो नीचे हॉल में लगी तस्वीर वाली दुल्हन की तरह कपड़े क्यों पहने हैं? क्या उस तस्वीर में तुम थी? सलोनी की आवाज़ में घबराहट और डर साफ दिखाई दे रहा था। हाँ, वो तस्वीर वाली दुल्हन मैं ही हूँ। मैं हूँ राघवेंद्र और मालविका की बेटी माला। ये मेरी हवेली है और तुमने अभी जो कहानी सुनी है वो मेरी दास्तान है। तुम सबको तुम्हारे की सज़ा देने ही मैं आई हूँ। तुम पिछले जन्म की वही दासी हो जिसने सूरज और विक्रम के साथ मिलकर मुझसे विश्वासघात किया था। उन दोनों को उनके किए की सज़ा मिल चुकी है और अब तुम्हारी बारी है। तन्वी बनी माला ने गुर्राते हुए कहा। उसकी आंखों में गुस्सा खून बनकर उतर आया था। तो क्या गौरव और आदर्श
पिछले जन्म में सूरज और विक्रम थे जिन्हें तुमने मारा, लेकिन गौतम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सलोनी ने डरते हुए पूछा। हाँ, वो दोनों दौलत की खातिर अपनी बहन और बहनोई के खून के प्यासे हो गए थे। उन्हें तो मरना ही था, लेकिन बेचारा गौतम, उसे मैं कैसे बताऊं कि वो कोई और नहीं, मेरा प्रताप है, जिसे तुम सबने मुझसे छीन लिया। कहते कहते तन्वी की आंखें भर आई थीं। तन्वी का यह रूप देखकर सलोनी के हाथ पांव फूल गए। डर और घबराहट के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। उसके दिमाग में पिछले कुछ दिनों की घटनाएं दौड़ने लगीं। कॉलेज में तन्वी का आना, उन चारों से उसकी दोस्ती बढ़ाना, खासकर गौतम से, अचानक मौसम और फिर कार का खराब होना, तन्वी का उन सबको इस हवेली में लाना, यहाँ की सभी चीज़ों की जानकारी होना। सलोनी ने वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। वह धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही दरवाजे की ओर मुड़ी, एक खंजर उसे आकर लगा जिसे तन्वी ने फेंका था, और सलोनी ने वहीं दम तोड़ दिया। तन्वी बनी माला ने अपना बदला ले लिया था। वह सीढ़ियों से उतरकर हॉल में लगी तस्वीर के पास जाकर खड़ी हो जाती है और वहां पर लगी प्रताप की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मैंने अपना और तुम्हारा बदला ले लिया। प्रताप, अब मेरी भटकती आत्मा को थोड़ा सुकून मिल जाएगा। इस दौलत और विरासत ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ रही हूं। कौन है वहां? तभी पीछे से गौतम की आवाज आती है। तभी कमरे में एक तेज रोशनी आती है और तन्वी बनी माला गायब हो जाती है। अचानक हुई इस घटना को देखकर गौतम का सिर चकरा जाता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। थोड़ी देर बाद गौतम के चेहरे पर ठंडेपन के एहसास से उसकी आंख खुलती है। वह अपने आप को सड़क के किनारे थोड़ी दूर पर एक खाली मैदान में लेटा हुआ पाता है। सुबह का समय है और कुछ लोग उसके आसपास खड़े हैं। पानी के छींटे उसके चेहरे पर मार रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि वह यहाँ कैसे आया। गौतम खड़ा होकर आसपास नजरें घुमाता है, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आता कि वह यहाँ कैसे आया। अनमना सा गौतम सड़क की ओर बढ़ जाता है जहाँ गौरव की कार अभी भी खड़ी थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियाँ लेकर मैं आपको जल्द मिलूँगा। तो दोस्तों, मुझे ज़रूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूँगा नई कहानी के साथ।